नमस्कार दोस्तों, सृष्टि लाइव के YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं प्रमोद आपको हिंदी के बारे में बताऊंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि अगले लेक्चर में हमने वर्णमाला के बारे में चर्चा किया था। हमने ये देखा था कि वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं और कौन कौन होते हैं, कौन कौन से समूह होते हैं। तो हमने सबके बारे में देख लिया था। हमने एक को चर्चा करना छोड़ दिया था, उसको हमने ये बताया था कि जो लोग जानकार व्यक्ति होंगे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। वो था द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन हमने आपसे कमेंट बॉक्स में ये भी पूछा था कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में ये लिख करके कमेंट करिएगा कि द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं, इन्हें द्विगुण व्यंजन क्यों कहा जाता है। तो द्विगुण व्यंजन कहा जाता है ट वर्ग के डलिया ड और ढक्कन ढ को। इन्हें द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। जब इनके नीचे एक बिंदी लगा दी जाती है तो इन्हें द्विगुण कहा जाता है। हम ये बताने वाले थे कि इन्हें द्विगुण क्यों कहते हैं। तो दोस्तों, इन्हें हम द्विगुण इसलिए कहते हैं कि इनके दो गुण होते हैं या इनका प्रयोग दो प्रकार से होता है, इसलिए हम इन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। अब देखिए, दो गुण क्या होते हैं या दो प्रकार से इनका प्रयोग कैसे होता है। तो दो प्रकार से प्रयोग इनका ये होता है कि मान लीजिए हमको इसको लिखना है ड को, तो इससे हम एक बार लिख सकते हैं डमरू, डमरू, और दूसरी बार लिख सकते हैं पेड़। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ड और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ड, तो दो गुण हुआ ना है। जैसे हम इस वाले को प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया ढ, तो ढ का मतलब हो गया ढक्कन। एक बार प्रयोग होगा ढक्कन, ढक्कन में, और दूसरी बार हम प्रयोग करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा पढ़ाई में। इस प्रकार इन लोगों का दोनों गुण हो गया। एक बार प्रयोग हुआ तो डमरू हुआ, दूसरी बार प्रयोग हुआ तो पेड़ हो गया, ड हो गया और ड हो गया, और एक बार प्रयोग हुआ तो ये ढ हुआ और दूसरी बार प्रयोग हुआ तो ड़ हो गया। इस प्रकार हम इन्हें कहते हैं द्विगुण व्यंजन। तो मेरा ख्याल है दोस्तों सबको समझ में आ गया होगा कि इन्हें द्विगुण व्यंजन क्यों कहते हैं। आइए थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं लुंठित या पार्श्विक व्यंजन के बारे में, सॉरी लुंठित या प्रकंपित व्यंजन के बारे में। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, हम र को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। और एक होता है पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन हम कहते हैं ल को। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन हम र को कहते हैं और पार्श्विक व्यंजन ल को कहते हैं। लुंठित व्यंजन हम इसे इसलिए कहते हैं कि जब हम इसका उच्चारण करते हैं र, तो हमारी जीवा तालु से कई बार टच करती है, इसीलिए हम लुंठित कहते हैं। और इसे पार्श्विक व्यंजन हम इसलिए कहते हैं ल को, क्योंकि इसका उच्चारण करते समय हमारी जीवा तालु से एक बार टच करती है और धड़ाम से नीचे गिर जाती है, इसलिए हम इसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। बढ़ चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ, और आगे हम देखेंगे, आगे हम देखेंगे वर्ण। वर्ण देखेंगे हम, तो वर्ण के प्रकार देखेंगे, वर्ण में कौन कौन से लोग आते हैं। तो वर्ण हो गया, और वर्ण में अब देखेंगे कौन कौन से लोग आते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे वर्ण की परिभाषा। तो वर्ण की परिभाषा ये होती है कि ध्वनि के लिखित रूप को, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। एक चार्ट बनाएंगे थोड़ा सा वर्ण के प्रकार के लिए। तो वर्ण में होते हैं स्वर, दूसरा हो जाएगा व्यंजन, तो स्वर में आ जाएगा एक ह्रस्व स्वर, दूसरा आ जाएगा दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, तीसरा आ जाएगा प्लुत स्वर।
अब व्यंजन को देख लेते हैं। व्यंजन में कौन कौन आएगा? व्यंजन में हम आगे भी देखे थे स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, और एक हम देखे थे ऊष्म व्यंजन। बाकी की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं, बाकी की चर्चा हम कर चुके हैं। अगर बाकी को डिटेल से पढ़ना है इन लोगों को तो आप हमारे अगले वाली वीडियो में जा सकते हैं और वहां पे इसका अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमने इसकी चर्चा मुख्य रूप से की है। आगे हम देखते हैं इसको, स्वर में ह्रस्व स्वर कौन होता है, दीर्घ स्वर कौन होता है और प्लुत स्वर कौन होता है। तो ह्रस्व स्वर, ह्रस्व का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा, छोटा यानी वर्णमाला में जो छोटा वाला होता है स्वर में उसे ह्रस्व कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा का समय लगे, जिनका उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगे उन्हें ह्रस्व कहते हैं। अब एक मात्रा का समय का मतलब हो जाता है अ का उच्चारण करने में जितना समय लगे उसे एक मात्रा का समय कहते हैं। यानी परिभाषा इसकी हम ये बनाएंगे कि जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व कहते हैं। जैसे अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। अब आएंगे दीर्घ स्वर की तरफ। तो जैसे हम यहाँ परिभाषा देखे हैं कि जिनका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व कहते हैं। तो यहाँ उच्चारण, यहाँ बनाएंगे परिभाषा कि जिनका उच्चारण करने में, जिनका उच्चारण करने में दो मात्रा का समय लगता है, दो मात्रा का समय लग, जिनका उच्चारण करने में दो मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ऊ, ओ, औ, ए, ऐ इत्यादि। आगे बढ़ चलते हैं दोस्तों, हम देखते हैं प्लुत स्वर किसे कहते हैं। प्लुत स्वर जिनका उच्चारण करने में तीन मात्रा का समय लगता है, तीन मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, ओम, बाप रे, बाप रे, ऐसे बढ़ते चला जाता है। जैसे एक बात और बताना चाहेंगे दोस्तों, केवल स्वरों के ही बनते हैं, केवल स्वर के ही प्लुत बनते हैं, केवल स्वर के ही प्लुत बनते हैं, केवल स्वर के ही प्लुत बनते हैं। आगे बढ़ चलते हैं दोस्तों, हम थोड़ा व्यंजन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो व्यंजन की परिभाषा हम ये बताते हैं कि जिनका प्रयोग, चाहे जिनका उच्चारण करने में स्वरों की सहायता ली जाती है, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जिनका उच्चारण करने में स्वरों की सहायता ली जाती है या स्वरों के सहयोग से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। जैसे क में ऐसे जब अ मिलाएंगे तब ये पूरा होगा क। चाहे किसी भी व्यंजन में जब स्वर मिलाएंगे तो वो पूरा होगा और उसे व्यंजन कहेंगे। यानी व्यंजन की परिभाषा ये कि जिनका उच्चारण करने में स्वरों की सहायता ली जाती है। आगे हम देखते हैं दोस्तों स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की परिभाषा देखते हैं। ये था व्यंजन की परिभाषा।
ये था व्यंजन की परिभाषा। अब देखेंगे स्पर्श व्यंजन की परिभाषा। स्पर्श व्यंजन का मतलब ये कि जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीवा हमारे तालु को टच करती है, तालु को छूती है, तालु को जीवा टच करती है, टच करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यानी इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन, इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इन्हें स्पर्शी व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। आइए दोस्तों थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है य, र, ल और व को। इन्हें अंतस्थ व्यंजन इसलिए कहा जाता है, ये स्वरों और व्यंजनों के बीच की कड़ी माने जाते हैं। अर्थात कहीं कहीं पे इन्हें न तो स्वर में न तो व्यंजन में गिना जाता है, बट यहाँ पर इन्हें अंतस्थ व्यंजन में व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में, यानी संयुक्त व्यंजन कौन कौन होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन में होते हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र, छत्र, ज्ञ, स्र। यानी इनकी परिभाषा ये होती है, ये वे व्यंजन हैं जिनका उच्चारण हम ये वे व्यंजन है जो किसी न किसी की सहायता से यानी सहयोग से बने होते हैं, या दो से अधिक स्वरों और व्यंजनों को मिला करके ये संयुक्त व्यंजन बनाए जाते हैं। दो या दो से अधिक अक्षरों के मिलने से या वर्णों के मिलने से ये बनते हैं। आइए अब हम देख लेते हैं कि किनको मिलाने से ये छ बनता है। तो ये बनेगा क प्लस मूर्धा वाले स से, और ये त्र बनेगा त प्लस र से, और ज्ञ बनेगा ज प्लस य से, और ये स्र बनेगा तालव्य वाले स और प्लस र से। आइए दोस्तों अब हम देखेंगे वर्णों का उच्चारण, यानी कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारित किया जाता है। इनका उच्चारण हम देखेंगे कहाँ से होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्णों का उच्चारण। इसमें क्या कर लेंगे, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ को बना लेंगे क्रम से, और यहाँ पे क्या करेंगे, बना लेंगे क वर्ग, यानी क वर्ग में आने वाले सभी व्यंजन, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यानी क वर्ग निकलेगा कंठ से, च वर्ग निकलेगा ताल से, ट वर्ग निकलेगा मूर्धा से, त वर्ग निकलेगा दंत से, और प वर्ग निकलेगा ओष्ठ से। आगे देखते हैं, यहाँ पे हम बना लेंगे अ, आ, अह और ह। अब ये तालु में हम कर लेंगे ई, य और ये मूर्धा वाला स। अब ये मूर्धा से निकाल लेंगे र को, स को, और यहाँ पे हो जाएगा री। अब इसमें देखेंगे और इसमें देखेंगे क्रम से, इसमें हो जाएगा स और इसमें हो जाएगा ल, इसमें हो जाएगा स ल। तो ये उ और उ निकल जाएगा ओष्ठ से। अब देखते हैं ये कहाँ से निकलेगा, छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ बनता है क प्लस मूर्धा वाले स से, तो क हमारा निकलता था कंठ से और स निकलता था मूर्धा से, यानी कंठ प्लस मूर्धा बराबर हो जाएगा कंठ मूर्धा, कंठ मूर्धा।
त्र बनता है त प्लस र से, तो ये बन जाएगा, त निकल रहा है कहाँ से, दंत से, तो ये हो जाएगा दंत और ये प्लस हो जाएगा मूर्धा, तो इसको बनाएंगे दंत मूर्धा से। यहाँ पे दोस्तों कुछ करना नहीं है, बस इसी में से देख करके मिला देना है। अब मिलाते हैं ज्ञ को, तो ज्ञ बनता है ज प्लस य से, तो ज बनता है ताल से, ज का उच्चारण होता है ताल से, और य का उच्चारण होता है नासिक से, नासिक से, तो ये बन जाएगा तालु नासिक से, तालु नासिक से इसका उच्चारण हो जाएगा। और ये स्र बनता है स से और र से, तो स का उच्चारण होता है तालु से और र का उच्चारण होता है मूर्धा से, तो ये हो जाएगा तालु प्लस मूर्धा से, ताल प्लस मूर्धा से। हमने ये देखा इनका उच्चारण कहाँ से होता है, यानी वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है। तो दोस्तों आपने ये देखा वर्णों का उच्चारण, किसका उच्चारण कहाँ से होता है। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर। बट इससे पहले आप लोग एक हमारा छोटा सा काम कर दीजिएगा, यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा जरूर और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।